Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video, I will discuss chapter 25, that is Agricultural Economics, from the book Fundamental of Agriculture Arun Katyayan Volume 1. And this is the part 3 of the video lecture. If you missed the previous two lectures, then you can simply visit to our channel playlist and watch it. Before discussing the topic, try to give the answer of this simple question, and the question is the land holding in hectare of marginal farmer is, यानी जो मार्जिनल किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनकी जो लैंड होल्डिंग है हेक्टेयर में कितनी है वो बताना है. ऑप्शन ए लेस देन 5, बी 1 to 2, सी लेस देन 1, डी 2 to 5. तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी मार्जिनल फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी रहती है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है. सो कमेंट द राइट आंसर इन द कमेंट सेशन. Now here we have to start the chapter from this point, that is cost concept. आज की वीडियो लेक्चर में हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे. डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट होती हैं उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट होती क्या है? द कॉस्ट इज़ द आउटले ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज. जब भी हम कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज या एक प्रोडक्टिव काम स्टार्ट कर दें, अपना एक नया स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, यानी एक ऐसा प्रोडक्टिव काम शुरू करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए. तो फंड्स को जो हम आउटले बनाते हैं, उसका एक आउटले टाइप का बनाते हैं कि हमें कैसा फंड्स चाहिए, कितना फंड्स लगेगा, उसको बोलते हैं, उस फंड के आउटले को हम बोलते हैं कॉस्ट. तो व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट इज़ द आउटले ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज. अब जो कॉस्ट होती है, डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं. जैसे हमको पढ़ना है यहाँ पे कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सबसे पहले हमको पढ़ना है कॉस्ट A1, कॉस्ट A2, कॉस्ट B, कॉस्ट C. ठीक है. इनके अलावा A, B, C के अलावा भी डिफरेंट टाइप्स की और कॉस्ट हमको पढ़नी है. फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. ये सबको हम अभी कवर करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द कॉस्ट A1. कॉस्ट A1 जो कॉस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें टोटल 16 आइटम्स आते हैं. कितने आइटम्स आते हैं? टोटल 16 आइटम्स आते हैं. 16 आइटम्स आते हैं हमें. और इसमें कौन कौन से 16 आइटम्स आते हैं उनका नेम भी हमको याद करना होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो चैप्टर है ये बेसिकली समझने के साथ साथ इसमें याद भी करना है, रट्टा मारना है इसमें. तो जो कॉस्ट A1 है उसमें 16 एलिमेंट्स आते हैं. ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है. इनफेक्ट अगर हम सारी कॉस्ट को कंपेयर करें A1, A2, B, C, तो सबसे कम एलिमेंट्स जो आते हैं वो A1 में आते हैं, जो कि 16 एलिमेंट्स हैं. अभी जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, कॉस्ट C तक पहुंचेंगे, तो एलिमेंट्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा. और कॉस्ट C में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो शुरू करते हैं कॉस्ट A1 से, जिसमें 16 एलिमेंट्स आते हैं. तो 16 एलिमेंट्स में यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले क्या होता है? इमेजिन करो वी हैव अ लैंड. ठीक है, हमारे पास एक ज़मीन है जो कि बहुत बड़ी है, दैट अराउंड समथिंग यू कैन इमेजिन 5 हेक्टेयर टू 10 हेक्टेयर के बीच में हमारे पास एक ज़मीन है, लैंड है, जिसमें हमको क्या करनी है? फार्मिंग करनी है. तो फॉर दैट पर्पज़ हमारी जो कॉस्ट A1 रहेगी उसमें कौन कौन से 16 एलिमेंट्स यहाँ पे कवर होंगे? द फर्स्ट वन इज़, क्योंकि लैंड बहुत बड़ी है, अकेले कुछ नहीं करना है, सबको मिलके करना है, तो हमें लेबर चाहिए, ह्यूमन लेबर, जो कि हायर कर रखा होगा. तो जो हायर ह्यूमन लेबर, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंक्लूड होगी. देन हमारे खुद के जो बुलक्स लेबर हैं, बुलक लेबर होंगे, उनकी वैल्यू, प्लस जो हमने हायर बुलक लेबर कर रखे उनकी वैल्यू. ठीक है. तो लेबर्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था. इतनी बड़ी ज़मीन है, हमें लेबर हायर करे, उनकी वैल्यू, जो हमारे बुलक के लिए लेबर हायर थे उनकी वैल्यू, और जो हमारे पास खुद के ओन बुलक लेबर्स थे उनकी वैल्यू. आफ्टर दैट हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि मशीन्स की ज़रूरत है, इतने बड़े एरिया में मैनुअली सारा काम नहीं होगा, मशीन्स, तो हमारी खुद की जो ओन मशीन्स थी उनकी वैल्यू, और मशीन्स जो हमने हायर करी थी, क्योंकि कुछ मशीन्स हमको हायर भी करनी पड़ती हैं, तो हमारी खुद की मशीन्स और हमारी हायर मशीन की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड होगी. देन फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि फील्ड में हम जब फार्मिंग करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, वी ऑल नीड फर्टिलाइज़र्स टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप. तो वी नीड द वैल्यू ऑफ फर्टिलाइज़र. आफ्टर दैट मैन्योर. यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र मैन्योर? ये दोनों चीज़ें सेपरेट लेनी है हमको. वैल्यू ऑफ फर्टिलाइज़र को अलग रखना है, वैल्यू ऑफ मैन्योर को अलग रखना है. मैन्योर एक ऐसी चीज़ है जिसको फार्मर क्या करता है? अपने खुद के ज़मीन में भी प्रोड्यूस कर सकता है. प्रोड्यूस ऑन फार्म एंड परचेज. तो फार्मर अपनी खुद की ज़मीन में भी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. मैन्योर को बनाना बहुत ईजी होता है. जो काऊ डंग होता है, काऊ वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, उसी से मैन्योर प्रिपेयर करती है. तो ये लोग क्या करते हैं? फार्मर लोग अपने खुद के फार्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसको भी परचेज भी कर सकते हैं.
ठीक है, तो हमने लेबर के बारे में पढ़ा, मशीन्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स। द नेक्स्ट थिंग इज़ द वैल्यू ऑफ सीड्स। सीड्स की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। आफ्टर दैट 9th वन इज़ इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड, तो इनकी वैल्यू भी यूज़ होगी। दैन इरिगेशन चार्जेस जो होते हैं उनकी वैल्यू इंक्लूड होगी, इरिगेशन कहाँ कहाँ से हम दे रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड होती है। दैन कैनाल वाटर चार्जेस, कैनाल वाटर के जो जो चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे कॉस्ट A1 में। लैंड रेवेन्यू, सीज एंड अदर टैक्सेस, कोई दूसरे तरह का टैक्स है लैंड से रिलेटेड या लैंड रेवेन्यू है वो भी पे करना है, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, दो जगह देखा जाएगा। पहला तो 13 पॉइंट पे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स, हमने जो फार्म में इम्प्लीमेंट्स लगाए, बुलक लगा रखा है जो कि मतलब ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन लेबर भी उसको हैंडल कर सकता है, या फिर हमने कुछ मशीन्स लगा रही हैं, उनमें क्या होता है डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इनकी जो वैल्यू है वो घटती रहती है, एक साल साल ब साल जो उनकी वैल्यू है वो घट रही है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो फार्म इम्प्लीमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं उनमें डेप्रिसिएशन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट 14th नंबर है डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म बिल्डिंग। फार्म की में जो बिल्डिंग्स होती हैं, फार्म मशीनरीज होती हैं और इरिगेशन स्ट्रक्चर, इनकी चीज़ में इनकी जो वैल्यू है वो भी घटती है, डेप्रिसिएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपकी बताया था अभी 5 to 10 हेक्टेयर की आपके पास ज़मीन है, उतने बड़े ज़मीन में कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो कैसे होंगे, वहाँ पे बिल्डिंग होती हैं। सो हेयर वी हैव दैट फार्म बिल्डिंग। ठीक है, फार्म बिल्डिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि फार्म बिल्डिंग में हमें क्या होता है, जो भी हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, फार्म मशीनरी होती है, उनको सबको संभाल के रखना होता है इस फार्म बिल्डिंग के अंदर। तो हम अकॉर्डिंगली उसके साइज़ के मतलब जितना हमारा सामान होता है उसके अकॉर्डिंग हम वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू में भी डेप्रिसिएशन आता है। तो फार्म बिल्डिंग, फार्म मशीनरी, इरिगेशन स्ट्रक्चर जो भी है इनकी वैल्यू घटती है, डेप्रिसिएशन होगा, ये भी कॉस्ट A1 में इंक्लूड होगा। 15th वन इज़ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो इंटरेस्ट लगता है वो आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट एट लास्ट 16th वन इज़ मिसलिनियस एक्सपेंसेस। जो भी हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हुए हैं, जैसे इसमें इंक्लूड होता है जैसे वेजेस ऑफ आर्टिसंस, कॉस्ट ऑफ रोप एंड रिपेयर ऑफ स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स, ये सारे हमारे मिसलिनियस के अंदर आते हैं। तो ये टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, जो कि आते हैं हमारी कॉस्ट A1 के अंदर। ये हमारी कॉस्ट A1 के अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए। याद रखने कौन कौन 16 एलिमेंट्स थे। अपने 16 एलिमेंट्स में अगर हम जोड़ दें रेंट पे बाय लीज लैंड, जो हमने लैंड ली है, ज़मीन ली है, उस पर जो हम रेंट दे रहे हैं उसको भी अगर जोड़ दें तो ये हमारी कॉस्ट A2 बन जाएगी। कॉस्ट A2 कैसे बन गई, जो भी हमारा कॉस्ट A1 था, यानी जो भी हमने 16 एलिमेंट्स डिस्कस करे, उन 16 एलिमेंट्स में हमको क्या ऐड करना है, रेंट ऐड करना है। रेंट पेड फॉर लीज लैंड, जो भी हम लीज लैंड पे रेंट देते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हमारी कॉस्ट A2 आ जाएगी। तो अगर हम देखें जो हमारी कॉस्ट A2 है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे हमारे टोटल एलिमेंट्स हो गए 17। A1 में 16 थे, 16 + 1 दैट इज 17। द नेक्स्ट इज कॉस्ट B। अब कॉस्ट B में क्या होता है, कॉस्ट B में हम जो A2 कॉस्ट होती है, जो भी हमने ऊपर पढ़ी A2 कॉस्ट, उसको उठा के पूरा ही ले जाएंगे और उसमें प्लस करेंगे दो चीज़ें। पहला इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन लैंड, देन प्लस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन ओन फिक्स कैपिटल। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप याद करें, प्रैक्टिस करके रट लें। ठीक है, तो कॉस्ट B में A2 के संग दो चीज़ें ऐड हुई हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन लैंड प्लस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन ओन फिक्स कैपिटल। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, जैसे ग्रुप, जैसे कॉस्ट A2 में A1 में 16 एलिमेंट्स थे और एक वैल्यू यहाँ प्लस हुई थी, तो यहाँ पे +1 दैट इज बिकम 17। तो कॉस्ट A2 में हमारे पास 17 एलिमेंट्स हो गए थे टोटल। अब यहाँ पे भी कॉस्ट A2 है, यहाँ पे भी 17 एलिमेंट्स हैं, प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ ऐड हुई हैं, दो वैल्यूज़, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बिकम्स 17 से क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब हमारे पास आती है हमारी कॉस्ट C। कॉस्ट C कैसे निकालते हैं, कॉस्ट C में हम कॉस्ट B को पूरा ले लेंगे, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कॉस्ट B प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फैमिली लेबर होता है उसकी वैल्यू हम क्योंकि काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट C में हम फैमिली लेबर की जो इम्प्यूटेड वैल्यू है उसको भी काउंट करते हैं। दैन बिकम कॉस्ट C। अब यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे टोटल 20 एलिमेंट्स या 20 आइटम्स कह सकते हैं, 20 आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। याद रखना कितना आइटम्स इंक्लूड होते हैं, सारे कॉस्ट से तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कॉस्ट C बहुत ही खास है हमारे लिए, तो कॉस्ट C में टोटल कितने आइटम्स हैं वो पूछा जा सकता है। टोटल यहाँ पे 20 एलिमेंट्स, 20 आइटम्स या एलिमेंट्स कह लो कुछ भी, तो यहाँ पे 20 एलिमेंट्स या 20 आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं। कैसे प्रेजेंट रहते हैं अभी हमने कॉस्ट B में देख लिया था।
ठीक है। कॉस्ट बी में कितने थे, 19 थे, और यहाँ पे हमने फैमिली लेबर की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है 1, तो 19 + 1 दैट बिकम्स 20। तो 20 एलिमेंट्स कैसे हुए आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कॉस्ट सी है इसका एक नाम और है, क्योंकि हमने पता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कॉस्ट सी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट सी ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कॉस्ट, अब जो हमने कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट पढ़ी, इनसे हम अलग अलग डिफरेंट कॉस्ट को भी क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे आपको दिया है ना, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है पर ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। नेट इनकम देखते हैं। अभी हमने जो कॉस्ट सी निकाली है, जिसको हमने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोला था, ठीक है, इससे हम नेट इनकम भी निकाल सकते हैं। कैसे, नेट इनकम निकालने के लिए जो भी हमको ग्रॉस रिटर्न मिलते हैं, उस ग्रॉस रिटर्न को माइनस करेंगे कॉस्ट सी से, तो हमको नेट इनकम मिल जाएगी। तो नेट इनकम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेट इनकम क्या होता है, नेट इनकम मीन्स ग्रॉस रिटर्न्स माइनस कॉस्ट सी, कॉस्ट सी ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ये हमारी नेट इनकम आ गई। इसी से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। देखो प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारी कल्टीवेशन में कॉस्ट लगी है, जब भी हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन के दौरान उसमें हमें कौन सी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट सी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नाम दिया है। अब उस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो। आउटपुट क्या होता है, जैसे हमने इतने बड़े लैंड में कल्टीवेशन करा, उसके बाद हमको क्या निकलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यील्ड, क्रॉप की जो भी यील्ड रही उसके हिसाब से हमको आउटपुट मिलता है। तो वी कैन से दैट कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो जितनी हमें लगी, उसके बाद जो यील्ड हमको मिली है, टोटल आउटपुट जो मिला है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमको व्हाट वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाउ वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द फॉर्मूला इज कॉस्ट सी डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो कॉस्ट सी को आउटपुट से डिवाइड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई। ग्रॉस रिटर्न में से कॉस्ट सी हटा दी तो नेट इनकम मिल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये दो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों कॉस्ट से अभी आगे हम डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ये आगे चल के कॉस्ट एलिमेंट को फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म कॉस्ट एलिमेंट्स। और कॉस्ट एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ये दोनों कॉस्ट समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो फिक्स कॉस्ट के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। पहले तो उनके नाम से ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट के कौन कौन से दूसरे नाम हैं, ठीक है। इसको नाम होता है ओवरहेड कॉस्ट, या फिर एक नाम हो रहा है दैट इज संक कॉस्ट, ठीक है। अंतर लिखा है तो आप यहाँ पे इसको यहीं पे मेंशन करो, संक कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के कितने नाम हो गए, ओवरहेड कॉस्ट, संक कॉस्ट। अब होती क्या है फिक्स कॉस्ट, नाम से क्लियर हो रहा है। फिक्स कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट फिक्स रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन पीरियड में जो कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी पहले साल हमको जो प्रोडक्शन था वो हमारा सपोज 1 था, दूसरे साल में वो इंक्रीज़ होकर 5 हो गया। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। जो फिक्स कॉस्ट रहती है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। जितनी पहले साल होगी उतनी दूसरी साल, तीसरी साल। तो कॉस्ट ऑफ जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा, तो ये फिक्स्ड रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन पीरियड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी दो तरीके की होती है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट या फिर नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। यानी जिसमें हमको पैसे देने पड़ते हैं वो हमारे लिए कैश फिक्स कॉस्ट होगी, और जिसमें पैसा नहीं देना पड़ रहा वो हमारी नॉन कैश फिक्स कॉस्ट होगी। दोनों के एग्जाम्पल सेपरेटली आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहले हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कैश कॉस्ट के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जो फिक्स कैश कॉस्ट होती है उसमें आता है हमारा लैंड टैक्सेस, ठीक है। ज़मीन ली है हमने खेती के लिए, तो उसके लिए जो टैक्स हमें देना पड़ेगा वो पैसों में देना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड कैश कॉस्ट। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, देन एनुअली हायर लेबर, ठीक है। एनुअली माने पूरा एक साल का, एक सीज़न के लिए जो हम लेबर को हायर कर लेते हैं वो हमारा फिक्स्ड कैश कॉस्ट के अंदर आता है। दूसरा हमारा जो टाइप है नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। नॉन कैश फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारी क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो भी हमारा कीमत घटी है, डेप्रिसिएशन हुआ है, वो हमारा नॉन कैश में आएगा, उसके लिए हमें को पैसा नहीं दिया, हमने पैसा नहीं होता उसका, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, फैमिली लेबर को हम कोई पैसा नहीं देते बट उनकी भी वैल्यू होती है, तो ये हमारा नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। देन कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट में जो पैसा लगा, मशीनरी इक्विपमेंट्स में जो पैसा लग रहा है वो नॉन कैश फिक्स कॉस्ट में आता है, रिमेंबर दिस। देन इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल मैनेजमेंट,
कैपिटल मैनेजमेंट में जो भी पैसे लग रहे हैं वो भी नॉन फिक्स कैश में आते हैं। तो हाउ यू रिमेंबर ऑल दीज, इसको थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक में अच्छे से अरेंज करके या एक अलग से रफ कॉपी में इसको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से लिखें। सबसे पहले लिखें फिक्स कॉस्ट, ब्रैकेट में इसके जो दूसरे नाम है ओवरहेड और संक कॉस्ट, देन डिवाइड इट इनटू 2 कॉलम्स, राइट कैश फिक्स्ड कॉस्ट एंड इन अनदर साइड राइट नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट and write the examples। ओके, इस तरीके से थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बनाओगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें लर्न हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। अब वेरिएबल कॉस्ट के भी अलग अलग नाम है। जब फिक्स कॉस्ट के हमने अलग अलग नाम पढ़े थे तो वेरिएबल कॉस्ट भी अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो उसके क्या क्या नाम है, प्राइम कॉस्ट, स्पेशल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, 3 अलग नाम है इसके। जबकि फिक्स कॉस्ट के सिर्फ 2 ही नाम थे, ओवरहेड और संक कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की प्राइम कॉस्ट, स्पेशल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल का माने होता है जिसमें बदलाव हो, चेंज हो, यानी प्रोडक्शन के संग संग जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी होती रहती है, बदलती रहती है, वो कॉस्ट होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इफ़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग वेरिएबल इनपुट्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल इनपुट्स यूज़ करते हैं अपने कल्टिवेशन के टाइम पे वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। और ये कॉस्ट जो होती है डायरेक्टली रिलेट टू द प्रोडक्शन, ये लाइन बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली रिलेट टू द प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट जो है प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही थी। प्रोडक्शन चाहे कैसा भी हो, फिक्स कॉस्ट हमारी थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के संग चेंज होती है। और ऐसा देखा गया है कि जो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जनरली इंक्रीज होती है, मींस हायर द प्रोडक्शन हायर विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन अगर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, यानी यू कैन से जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअली ये दोनों जो कॉस्ट हैं ये किसके अंडर आते हैं, दे कम्स अंडर द इकोनॉमिक कॉस्ट। दोनों को मिला के एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को मिला के क्या बनता है, हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट बनता है। अब ये दोनों होती क्या है, पहले हम समझते हैं इम्प्लिसिट के बारे में। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स implicit cost is the money value of those inputs which are supplied by the farmer himself। यानी वो सारी वैल्यू, यानी सपोज एक लैंड है, उसमें फार्मर ने अपनी तरफ से कुछ इनपुट लगाया है, इनपुट खरीदा होगा तभी तो उसने लगाया, तो इनपुट खरीदने में उसको लगी पैसे, उन पैसों की जो वैल्यू होगी वो उसके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है, फार्मर ने खुद की तरफ से जो इनपुट लगाए हैं उन इनपुट की जो कीमत है, मनी वैल्यू है, दैट इज़ अवर इम्प्लिसिट कॉस्ट। रिमेंबर दिस, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो फार्मर के द्वारा खुद से लगाई हुई कॉस्ट होती है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। एंड इज़ नॉट अपेयर इन एनी इंस्टीट्यूशनल या फिर एनी स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई इतना बड़ा फार्म हम लेते हैं तो उसमें प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता है, तो उसमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है जिसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट कॉस्ट को यूज़ नहीं करते। जबकि दूसरा जो हमारा आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड इन रेजिंग अ फार्म कमोडिटी और मॉनिटरी एस्टिमेट्स ऑफ द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो भी मनी वैल्यू यूज़ होती है या फिर जो एक्चुअली एक्सपेंसेस, यानी जो भी हमने खर्चा करा है एक्चुअल में प्रोडक्शन को रेस करने के लिए, वो हमारे एक्सपेंसेस यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट पेड टू द, मतलब दैट इज़ नोन एज, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही एक्चुअल में वो कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का कह सकते हैं कि कोई रोल नहीं होता प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट का रोल होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हम इनको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसमें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगाते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज़ अ डायरेक्ट पेमेंट टू अदर्स इन अ बिजनेस। ठीक है, हम बिजनेस में दूसरों को कितना पे कर रहे हैं, ये भी जो हमारे डायरेक्ट पेमेंट्स होती है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस तो ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो इसका एक नाम और है जो यहाँ पे लिखा नहीं, यू कैन नोट डाउन, implicit cost also called hidden cost।
इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम हिडन कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह की छिपी हुई कॉस्ट है। फार्मर ने अपनी तरफ से सामान खरीदा, अपनी तरफ से इनपुट्स लगाए, उन इनपुट्स को ख़रीदा उसने सामान लगाने के लिए, पैसे से ख़रीदा, पर उसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो एक तरह से छिपी रह जाती, हिडन कॉस्ट कहलाती। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम हिडन कॉस्ट भी कहते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों किसके पार्ट हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट के पार्ट है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट अगर निकालनी है तो हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक नाम है हिडन कॉस्ट, वैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। रिमेंबर दिस, इम्प्लिसिट का नाम था हिडन कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट, और इन दोनों से कंबाइन होकर बनती है इकोनॉमिक कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भी अलग अलग नाम होते हैं। इसको हम सोशल कॉस्ट या फिर अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। अल्टरनेट शब्द को तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो डेफिनेशन आएगी उसमें हम इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, अल्टरनेट कॉस्ट का। तो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट में क्या होता है, द फार्म रिसोर्स हैव नॉर्मली अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, हमारे पास कोई फार्म है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेट यूजेस होते हैं। एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, एक ही रिसोर्स है, लेकिन हम उसके अल्टरनेट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कई यूज़ हैं, एक ही चीज़ के हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट बाय सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास कोई हमने पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, इट इज़ बेटर ऑप्शन। इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, बट ऑप्शन 1 जो है वो भी इतना ख़राब नहीं है, इट इज़ ऑल्सो बेटर, बट इसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा कम है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ड्यू टू सम कंडीशंस अगर आपको चूज़ करने को बोला जाए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ड्यू टू सम रीज़न और सर्कमस्टांसेस यू चूज़ ऑप्शन 1। ठीक है, कुछ कंडीशंस रहती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसकी वजह से आपने ऑप्शन 1 को ऑप्ट करा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा पैसा आपको कम देना पड़ रहा है। तो आपने सोचा कि ये पैसे ज़्यादा नहीं, तो आप पैसे कम हैं तो ऑप्शन 1 के संग चले जाते हैं। फिर आप बाद में सोचते हैं कि ऑप्शन 1 हमने ले लिया, अगर हम ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते तो हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा होता और अभी हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, अगर हमने वो सिलेक्ट नहीं करा, जैसे यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन 2 में ज़्यादा है, यानी ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। ऑप्शन 2 जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम बेटर ऑप्शन को छोड़ देते हैं, यानी बेटर ऑप्शन की जगह किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं जो कि कम बेटर होता है, तो हमको कितना प्रॉफिट में नुकसान हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन 2 में तो हमको प्रॉफिट जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे प्रॉफिट कम मिला था। तो एक अल्टरनेट तरीका में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि जब हम एक बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ नहीं कर पाते तो हमको कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट लॉस होता है, दैट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉस्ट एलिमेंट। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बुक में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट एलिमेंट का ये ठीक दिया है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने जो पहले डिस्कस करी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है हमारी, क्योंकि इन्हीं की वजह से अभी आगे नई तरह की कॉस्ट जो होती हैं जन्म लेती हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू ही आगे नई कॉस्ट जो होंगी जनरेट होंगी। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों कॉस्ट से जो नई कॉस्ट जन्म लेती हैं उनके बारे में हमको ये कॉस्ट एलिमेंट के अंदर पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा सा, ये वाले पोर्शन को हम बुक से नहीं कवर करेंगे, मैं आपको अलग से बताऊंगी इन अ सिंपल वे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है शॉर्ट रन कॉस्ट और एक होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। जो हमारी जो चैप्टर है इसमें हमको मेनली जो डील करना है फोकस करना है शॉर्ट रन कॉस्ट पे। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? शॉर्ट रन कॉस्ट जो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के साथ ही रिलेट रखती है। अब इसको भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो शॉर्ट रन कॉस्ट है इसके 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं इसके? द फर्स्ट वन इज़ टोटल कॉस्ट,
ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट में हमें 3 कॉस्ट आती है। पहली है हमारी टोटल कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट AC एंड मार्जिनल कॉस्ट MC। ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो किन 2 कॉस्ट से डिराइव्ड हुए हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, 2 कॉस्ट से। द नंबर 1 इज फिक्स कॉस्ट एंड द अदर 1 इज एवरेज कॉस्ट। इन्हीं 2 कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से ही हमारा पूरा कॉस्ट एलिमेंट डिराइव्ड हुआ है। तो जो टोटल कॉस्ट है वो किससे बनी है? टोटल कॉस्ट जो बनी है फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से मिलके बनी है। ठीक है, जब हम अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हमारा आता है TFC। अब यहाँ पे मैंने इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है, तो मेक श्योर जब आप इस चैप्टर को वीडियो को देख रहे होगे तो आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए सामने, क्योंकि उनकी फुल फॉर्म जो है वो बुक में लिखी है। वैसे मैं आपको यहाँ बता भी रही हूँ। TFC का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो TFC टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, और TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। थर्ड इज TC, दैट इज टोटल कॉस्ट। अब जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, जो कि फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन फंक्शन, अब उनका सबको अगर टोटल कर दिया जाए दैट बिकम टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसे वेरिएबल कॉस्ट की जो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको अगर हम टोटल कर दिया जाए दैट बिकम्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो TC होता है वो हम कैसे निकालते हैं? TC का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं न्यूमेरिकल्स को याद करना। तो TC कैसे निकालेंगे? TC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट है ऐड बाय वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट के संग ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम टोटल कॉस्ट। ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब दूसरा आता है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होता है अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एवरेज कॉस्ट में भी 3 चीज़ें आती हैं, AFC। अगर आप होप से उनका फुल फॉर्म आप बना सकते हो। AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, देन सेकंड है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड लास्ट वन इज एवरेज कॉस्ट। इसको हम एक नाम और से जानते हैं, दैट इज ATC यानी एवरेज टोटल कॉस्ट भी इनको कहते हैं। अब ये निकलते कैसे? इनके फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बुक में फॉर्मूले मेंशन है, पर हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। AFC जो है दैट इज़ एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए होगा अपॉन डिवाइड बाय क्वांटिटी। जो भी हमारी क्वांटिटी है प्रोडक्शन हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ AFC। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालनी है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। और जो ATC होता है, AC या ATC, ये कैसे निकलेगा? ये इन दोनों का समीशन हो जाएगा, यानी अभी जो हमने AFC निकाला है उसमें ऐड कर देंगे AVC, तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारी आती है नेक्स्ट कॉस्ट जो है दैट इज MC, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिनल कॉस्ट का एक नाम और है, वो आप नोट करो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यू कैन नोटिस। मार्जिनल कॉस्ट को हम बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या नाम है दूसरा? एडिशनल कॉस्ट। इसको एडिशनल कॉस्ट क्यों कहा जाता है? लेट मी एक्सप्लेन। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, सपोज अगर एक यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, या फिर सिंपली से दैट कि हमारा आउटपुट में अगर इंक्रीज होता है, एडिशनल इंक्रीज अगर हो जाता है हमारा किसमें? आउटपुट में अगर एडिशनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो सेम वही पैटर्न हमको वेरिएबल कॉस्ट में भी दिखेगा, यानी एडिशनल इंक्रीज इन आउटपुट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एडिशनल इंक्रीज इन अवर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यही होता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट पे निर्भर करती है। ठीक है, और देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसा है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये बताती है कि अगर प्रोडक्शन के लेवल में एडिशनल इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसमें भी एडिशनल इंक्रीज देखने को मिलता है, दैट इज़ अवर मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए हम इसको एडिशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एडिशनल आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एडिशनल कॉस्ट। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस पे निर्भर कर रही है, किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करती है। मार्जिनल कॉस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, नॉट ऑन फिक्स कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट पे जब निर्भर नहीं कर रही है तो क्या है? फिक्स कॉस्ट से क्या है?
इंडिपेंडेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है, उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का, दैट इज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने देखा ना, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है एक्चुअल में। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट में भी कितना इंक्रीज हुआ, इसको निकालने का तरीका होता है मार्जिनल कॉस्ट। यानी वी कैन सिंपली से दैट फॉर्मूला को लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जो है बराबर है, दैट इज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट यानी डेल वी सी, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट या इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन आउटपुट को कैसे डिनोट करेंगे, डेल क्यू, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, नोट डाउन। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन क्वांटिटी, ठीक है। और इसको एडिशनल कॉस्ट भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, हम इनके ग्राफ के संग डील करेंगे कि इनका ग्राफ बनते कैसे। तो फॉर्मूले आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं। अब हम इनका ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट में हमने 3 टाइप की कॉस्ट डिस्कस करी थी। द फर्स्ट वन इज़ फिक्स कॉस्ट, आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट एंड एट लास्ट टोटल कॉस्ट। इनका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारी होती है ऊपर हॉरिजेंटल, आई मीन जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज़ वाई एक्सिस, और हॉरिजेंटली है ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने रखी हैं क्वांटिटीज़, ठीक है, ये आपको क्यों मेंशन है। और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमारा जो होता है प्रोड्यूस होता है, या फिर यू कैन से आउटपुट। ये हमारा जो वाई एक्सिस है रिप्रेजेंट करती है आउटपुट को, और ये रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस क्वांटिटी को। अब हमारा जो फिक्स कॉस्ट होती है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो कैसा है, कांस्टेंट है, या ऑरेंज कलर की जो स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो वेरी करती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ की जो लाइन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। यू कैन से दैट इट इज़ ओरिजिन। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होता है और इस तरह से लहराते हुए इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ जाता है। सेम जो टोटल कॉस्ट है वो भी वेरिएबल कॉस्ट की तरह इंक्रीज ही होती है, लेकिन टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो कभी भी ओरिजिन यानी जीरो से शुरू नहीं होता। ये हमेशा प्रोडक्शन का जो थोड़ा सा ऊपर वाला पॉइंट होता है जहाँ से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, फिक्स कॉस्ट की शुरुआत होती है, वहाँ से ये टोटल कॉस्ट कर्व बनना शुरू होता है। तो ये जो पीले रंग की येलो कलर की लाइनें लहराती हुई जा रही है दैट इज़ अवर टोटल कॉस्ट। तो इस पूरे ग्राफ में जो हमको कंक्लूड करके याद रखना है वो ये याद रखना है, फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है, जो फिक्स कॉस्ट है उसका जो ग्राफ लाइन बनेगी वो स्ट्रेट होगी, एकदम स्ट्रेट मतलब हॉरिजेंटल बनेगी, हॉरिजेंटल शेप होगा। यानी ये आप इस तरह का जो शेप बनता है ना ये हॉरिजेंटल कहलाता है, और इस तरह का जो होता है वर्टिकल कहलाता है। तो शेप जैसा ऐसा है, हॉरिजेंटल शेप है, और सिंपली यू कैन से कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ठीक है। जैसे हमारी एक्स एक्सिस है उसी के पैरेलल बजा रही है फिक्स कॉस्ट। दूसरा यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है वो क्या करती हैं, इंक्रीज करती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहती है, लेकिन टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो याद रखना टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है थ्रू आउट द प्रोडक्शन इंक्रीज करके इनका जो ग्राफ बनता है, ओरिजिन से कौन टच करेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है ओरिजिन को टच करती है, लेकिन टोटल कॉस्ट का ग्राफ ओरिजिन को टच नहीं करता। ये कहाँ को टच करता है, ये टच करता है फिक्स्ड कॉस्ट को। यू कैन सिंपली सी इन दिस ग्राफ, जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है वो शुरू होता है ओरिजिन से, लेकिन टोटल कॉस्ट का ग्राफ जो है शुरू होगा फिक्स कॉस्ट का जहाँ बेस है वहाँ से। इतना गैप यहाँ पे रहता है टोटल कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं एवरेज कॉस्ट पे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एवरेज कॉस्ट में हमने 3 कॉस्ट की बात करी थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर इसी को हम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद अलग से हमने मार्जिनल कॉस्ट डिस्कस करी है, लेकिन इस ग्राफ में यहाँ पे जो ग्राफ दिया है फिगर में, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट जो था एडिशनल कॉस्ट यानी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय इंक्रीज इन
आउटपुट और इंक्रीजिंग क्वांटिटी। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था हमने, इसको हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। यानी एवरेज कॉस्ट के जो 3 टाइप्स थे प्लस जो मार्जिनल कॉस्ट का जो टाइप है, यानी यहाँ पे हम 4 ग्राफ्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो एक्स एक्सिस है हमारी ये, और वाई एक्सिस हमारी होती है ऊपर। एक्स एक्सिस में हमारी क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस में हमारा होती है प्राइस, ठीक है, प्राइस या फिर जो भी हमारा आउटपुट रहता है। यू कैन सिंपली से दैट आउटपुट, क्योंकि बुक में आउटपुट मेंशन है। अब इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से सुनना है, आपको समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट पे। लुक एट द एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हमने एवरेज कॉस्ट के 3 टाइप्स पढ़े। पहला हमारा आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ की कर्व जाएगी वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग पैटर्न जाएगी। आप देख सकते हो ग्राफ में ये है AFC। AFC का जो ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये कंटिन्यूसली क्या है? डिक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। बट ग्राफ बनाते वक्त आप एक बात का ध्यान रखना कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है, अगर हम इसको सेपरेटली बनाएं, ये हुए एक्स एक्सिस, ये हुए वाई एक्सिस। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो कभी भी जो ये लाइंस होती हैं एक्स की और वाई की जो मार्जिन, इनको टच नहीं करना चाहिए। डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बट कभी भी एक्स को टच नहीं कर सकता। तो मेक श्योर आपको उसको ऐसे ही बनाना है। डिक्रीजिंग जा रहा है, कभी भी एक्स को टच नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इट कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगी इसका मतलब उसने एक्स को टच करा है, ठीक है। अगर एक्स ने एक्स टच कर लिया यानी तो ज़ीरो के बीच, ज़ीरो लेवल इसमें आ जाएगा, और ये कभी भी ज़ीरो होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको टच नहीं कराते। ये हमेशा सीधे सीधे आगे मूव करती है। अगर हम ग्राफ को आगे बढ़ा दें तो ये सीधा सीधा मूव करेगी, क्योंकि एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप ग्राफ बनाओगे, AFC का ग्राफ हमेशा मार्जिन्स को टच नहीं करेगा। मार्जिन्स का कहने का मतलब है कि इस लाइन को और इस लाइन को टच नहीं करेगा, इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखेगा। देखो इतना डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप ग्राफ बनाओगे, AFC के लिए बनाओगे, तो इस तरह से आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाना है। दूसरा हम देखेंगे हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट चांस आएगी वो आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो छोटी है, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी है, फिर जो एवरेज कॉस्ट है या फिर जिसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, ये इनसे भी बड़ा है। ये इनका बड़ा भाई है, इनसे भी बड़ा है, फिक्स्ड और वेरिएबल से भी बड़ा आता है, ठीक है। तो ग्राफ में देखते हैं पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है दैट इज़ ये ब्लू कलर की लाइन है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हाफ मून टाइप का इसका ग्राफ जाता है, और मेक श्योर कि इसका जो ग्राफ है AFC से थोड़ा अब ऊपर बनता है, ठीक है, ऊपर बनता है। उसके बाद जो AC होता है, AC ये रहा AC को हम ATC बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट बोल लो या एवरेज कॉस्ट बराबर है। इसका ग्राफ क्योंकि ये दोनों से बड़ी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट छोटा है, सबसे छोटा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट सबसे बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, दोनों का बड़ा भाई है, तो ये दोनों से ऊपर रहेगा। ये देखो इसका भी मून शेप ग्राफ है, ठीक है। ये जा रहा है हमारा AC, इस तरह से ऊपर रहेगा ये, ठीक है। तो 3 तरह की एवरेज कॉस्ट हमने देख ली, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को कभी भी स्लोप से टच नहीं करना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, और एवरेज फिक्स कॉस्ट को इस तरह से हाफ मून में बनाना है। उसके ठीक ऊपर हमको एवरेज कॉस्ट को प्लॉट कर देना है। अब बचा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आप देख सकते हो ग्राफ में, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, अगर हम उसको कंपेयर करें ग्राफ में, आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, जैसे जैसे इनिशियल जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ने लग रहा है, ये वाली जो क्वांटिटी इनिशियल जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 1 था, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो 0 से 2 तक आने के बीच में जो ये ग्राफ जा रही है, देखिए ये जा रहा है ग्राफ मार्जिनल कॉस्ट का, यानी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, जैसे स्टार्टिंग में प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ होने लगता है। पहले तो प्रोडक्शन कुछ नहीं था, 0 था, लेकिन 0 से लेकर 2 में पहुंचा, इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, घट रही है। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, ग्राफ क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होते होते ये हमारा पॉइंट आया हमारा 4, दिस इज़ 4th पॉइंट। और 4th पॉइंट में हमने देखा कि क्या हो गया, ये एकदम से लोवेस्ट आ गया, सबसे लोएस्ट वैल्यू आ गई, मार्जिनल कॉस्ट की सबसे लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी। एकदम घटते घटते, पहले तो घट ही रहा था, घटते घटते एकदम लोएस्ट में पहुंच गया, लोएस्ट पॉइंट इसका आ गया।
लोएस्ट पॉइंट आ गया, उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे थे, कोई 4 था, प्रोडक्शन इधर गया 5 अप टू यहाँ तक मान लो 10 तक, ठीक है, यहाँ तक मान लो 10, ओके। तो 10 यहाँ पर आ रहा है, तो प्रोडक्शन अब जो हमारा MC है वो इंक्रीज़ करेगा और बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। कैसा होगा इसमें, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट। और सिंपली कैसे कैन से दैट अब जो वैल्यू है वो MC का ग्राफ जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो MC का जो ग्राफ होता है, मार्जिनल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है, उसको ध्यान रखना प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। प्रोडक्शन शुरू में बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब वो लोएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा अपने, और उसके बाद जब प्रोडक्शन फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसमें 3 डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं, घटता हुआ, फिर लोएस्ट पॉइंट में पहुंचता हुआ, उसके बाद अगेन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ। तो ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। होप सो ये जो पूरा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अलॉन्ग विद ग्राफ्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये जो चीज़ें होती हैं, फॉर्मूले, ग्राफ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।